बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है, और उसके साथ ब्रीफली हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, आइसोटोप और रिलेटिव अबंडेंस। और लास्ट पे इसके इसी वीडियो के अंदर शामिल है पास्ट पेपर क्वेश्चन जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव का वर्ड है रिलेट करना, जोड़ना किसी के साथ, ऐसी मास जो किसी के साथ जोड़ के निकाली गई हो, किसी के साथ कंपेयर करके निकाली गई हो। तो बेसिकली होता यह है, क्योंकि एटम की मास जो होती है बहुत ही कम होती है, उसको हम जो है वो मेजर नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम किसी एक एलिमेंट की मास को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रखते हैं, रेफरेंस रखते हैं, और उसी मास के साथ बाकी जितने भी एलिमेंट है उनकी मास को कंपेयर करके दूसरे एलिमेंट की मास को निकाला जाता है। होता क्या है कि कार्बन की मास को स्टैंडर्ड रखा जाता है, और उनकी मैथ्स को जो है स्टैंडर्ड रखने के बाद जो है उसके मैथ्स के साथ बाकी एलिमेंट की मैथ्स को कंपेयर किया जाता है। तो कार्बन की मैथ्स को ही क्यों स्टैंडर्ड रखा जाता है, उसकी वजह ये है, कार्बन जो है उसका वो क्या होता है, एक स्टेबल एलिमेंट होता है। दूसरा, उसकी कार्बन 12 जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। तीसरे नंबर पे जो है वो क्या होता है कि ये जो है बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड बना लेता है। तो ये वजह होती है। उसके बाद कहते हैं कि जो है मैसेज को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो एटॉमिक मैस यूनिट भी यूज करते हैं। और 1 AMU जो है वो किसके इक्वल होता है, 1.6 10 की पावर -27 kg के बराबर होता है। अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि कैलकुलेशन ये नंबर कैसे आता है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मैथ सर्च करें, तो आप लोगों को वहाँ पे इसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी, ये नंबर कैसे आता है हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से बाकी डिफरेंट एलिमेंट्स की मैसेज भी हमारे पास आ जाती हैं। अब बात करते हैं आइसोटोप की। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप आप लोगों ने बहुत दफा पढ़ा हुआ। आइसो का मतलब होता है सेम, टॉप्स का मतलब होता है टाइप्स या फॉर्म कह लें। तो इसमें जो है होता क्या है कि सबसे पहले जो एटॉमिक थ्योरी पेश की थी वो डाल्टन ने पेश की थी, और डाल्टन ने कहा था कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो भी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं एटम्स की, वो सारी की सारी एक जैसी होती है। उसमें जो है वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी शामिल होता है। लेकिन ये बात गलत साबित होगी। किसने गलत साबित की? सोडे ने गलत साबित की। सोडे ने क्या कहा, उसने कहा कि कोई भी एलिमेंट है ना, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एलिमेंट है, मतलब कॉपर के एलिमेंट है, ये कॉपर है। ठीक है। अब ये उसके सारे कॉपर के एटम्स है। अब उसने एक बात बताई, उसने बताया कि एटम जो है इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ये बात उसने प्रूव की। और ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। अब देखिए, हर एटम का मास होगा वो डिफरेंट होगा, वो एक दूसरे के आइसोटॉप कहलाएंगे। इसी तरह से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन भी आ चुके हैं, आइसोटोप क्या होता है, और उसने ये भी पूछा हुआ है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होते हैं लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो होता है, चूंकि इनका क्या होता है कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। जब एटॉमिक नंबर है डिफरेंट एटम्स का सेम होगा, तो उनके जो है लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जैसे आएंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम कार्बन 12 की बात करते हैं, तो वो क्या होगा, कार्बन जो है उसमें जो है वो लास्ट शेल में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, वो उनमें सब में एक जैसे होंगे। तो इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एक जैसी होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती हैं। अब सिंपल आप लोग ये याद रखें कि एटॉमिक नंबर जो है अगर सेम होगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। अगर जो है वो क्या नाम है, मैथ नंबर डिफरेंट, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, क्योंकि मैथ जब चेंज होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह से डिफरेंट है आइसोटॉप्स हमारे पास जो है उनका डिफरेंट जो है उनके नंबर होते हैं आइसोटॉप के, डिफरेंट एलिमेंट्स के। जैसा कि आप लोगों के पास निकल के 5 आइसोटोप है, कैल्शियम के 6 हैं, प्लाडियम के 6 हैं, कैडमियम के 9 है, टिन के 11 है, और इसी तरह से 3 है। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि टिन के जो है वो कितने आइसोटोप है आ चुके हैं एमसीक्यूज में, तो ये भी आप लोगों ने बात याद रखनी है। तो उसी तरह से हमारे पास है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। अब कहता है कि रिलेटिव अबंडेंस मतलब क्या है कि आपने आइसोटोप की जो अबंडेंस है वो कितनी होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आइसोटोप होते हैं, बहुत सारे आइसोटोप होते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के। मिसाल के तौर पे एक बॉक्स है, अब उसमें वो कहता है हाइड्रोजन मौजूद है और हाइड्रोजन के आइसोटोप मौजूद हैं। जैसा कि हाइड्रोजन के आइसोटोप है, देखिए ज़रा, हमारे पास 1 1 1 है और 3 2 1 है, 3 आइसोटोप है। अब हमें इस चीज़ का नहीं पता कि हाइड्रोजन जो 1 2 है ये कितनी अमाउंट है, इसकी इसकी कितनी अमाउंट है और इसकी कितनी अमाउंट है। हम ये देखने के लिए हम ये देखते हैं कि उसकी अबंडेंस कितनी है।
तो बेसिकली होता कुछ इस तरह से है कि जो आइसोटोप होते हैं, जो उनकी अबंडेंस होती है, ऐसा आइसोटोप जिसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा होती है, वो उसी को हम क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर भी लिखते हैं, और उसी के हम क्या करते हैं लिटरेचर के अंदर भी उसी जो है उसी आइसोटोप को यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से आप क्या कहते हैं कि ऐसी टेक्निक जिससे हम क्या करते हैं रिलेटिव अबंडेंस को फाइंड आउट करते हैं, आइसोटोप के अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं, वो क्या कहलाती है, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लें, कहता है द परसेंटेज ऑफ अ पार्टिकुलर आइसोटोप, पार्टिकुलर खास आइसोटोप की जो परसेंटेज होती है किसी भी एलिमेंट के अंदर जो कि नेचुरली तौर पे पाई जाती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, रिलेटिव अबंडेंस कहलाती है। ठीक है, आइसोटोप की जो खास अमाउंट होती है किसी भी जो नेचुरली पाए जाते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, उसकी अबंडेंस होती है। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो कहता है कि जो आइसोटोप होते हैं, तमाम के तमाम आइसोटोप जो है वो नेचुरली उनकी हर एक की अपनी अपनी अबंडेंस होती है, हर एक की अपनी अपनी अमाउंट होती है, हर एक की अपनी अपनी पहचान होती है। तो इसी तरह से रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या होगा कि हम उसकी मैस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी क्या नाम है एमसीक्यू से रिलेटेड बातें हैं, तो देख लें। कहते हैं कि हमारे पास जो है वो टोटल 280 आइसोटोप होते हैं, उनमें से जो है वो 40 जो है वो क्या होते हैं, वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और हमारे पास जो है वो 240 और 40 ये कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 280 बनेगा। 240 जो है वो नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है, और जो 40 होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और 300 जो आइसोटोप होते हैं वो आर्टिफिशियल खुद से बनाए गए हैं। और इसके बाद वो कहता है कि हर एलिमेंट के अंदर जो है वो आइसोटोप की जो है वो क्या होती है, वो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो वेरी करती है, किसी के अंदर ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होते हैं। कुछ ऐसे आइसोटोप भी होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनमें आइसोटोप होते हैं वो सिंगल होते हैं, जैसा कि आप लोगों के पास है फ्लोरीन है। ठीक है, जैसा कि फ्लोरीन है, आयोडीन है, गोल्ड है, ये तीनों जो है क्या है, मोनो आइसोटोपिक है, हर एक क्या है, एक एक आइसोटोप है, जो कि ये वाला फ्लोरीन है, आयोडीन है और गोल्ड है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, देख लें जरा। वो कहता है कि द एटॉमिक मैसेज में भी इन फ्रैक्शन, एटॉमिक मैस जो होती है वो पॉइंट में, कसर में कह लें आप लोग होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है उसकी। हमेशा याद रखें कि हमारे पास जो होता है तमाम के तमाम आइसोटोप की जो मैसेज होती है, उनको जो है वो क्या किया जाता है, उनकी मैसेज को प्लस किया जाता है, उनकी एवरेज निकाली जाती है, हम लास्ट पे देखेंगे भी, एवरेज निकाली जाती है, और जो एवरेज आती है वो मैथ्स होती है, हम उसको क्या करते हैं, उसको पीरियोडिक टेबल में भी यूज़ करते हैं और लिटरेचर में भी यूज़ किया जाता है उसी मैथ्स को। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव आइसोटोप, ज़्यादातर एलिमेंट जो होते हैं उनके आइसोटोप होते हैं। हर आइसोटोप की जो है वो कुछ ना कुछ मैथ्स होती है, और उन तमाम आइसोटोप की मैथ्स को प्लस करके एवरेज निकाल के उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो एनी हाउ मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट हैव आल्सो फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज। जो मोनो आइसोटोपिक होते हैं, जो सिंगल एक आइसोटोप रखते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें सिंगल फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज होती है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स में कह लें कि या कसर में कह लें, जो पॉइंट लिखी जाती है, वैल्यू लिखी जाती है, कसर मतलब इस तरह जो फॉर्म होती है पॉइंट में कह लें। ठीक है, तो इस तरह जो है आप लोगों के पास जो वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस। क्यों लिखी जाती है, क्योंकि हमेशा हर एक की जो है वो डिफरेंट आइसोटोप की डिफरेंट मैस होगी, तो फ्रैक्शन में मौजूद होगी, फ्रैक्शन के मौजूद होगी, तो उसको इकट्ठा करके एवरेज निकालेंगे, तो वो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेन टॉपिक हमारा जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट आइसोटोप की मैस को फाइंड आउट करते हैं। अब उसमें जो है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री क्या होता है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, आइटम्स या मालिक्यूल्स की जो है क्या करते हैं, आइटम्स या मालिक्यूल्स को आयंस में तब्दील करते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, किसकी बेस पे, चार्ज टू मैस रेशो की बेस पे हम उनको सेपरेट आउट करते हैं। अब देखते हैं, हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, हमारे पास ऑस्टन है और दूसरा डेम्स्टर है। तो ऑस्टन क्या होता है, ऑस्टन जो है वो एटॉमिक मैस की बेस पे हम क्या करते हैं, आइसोटोप को सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, और जो डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर है वो एक स्पेशल केस है कि अगर हमारे पास सैंपल सॉलिड में हो तो फिर हम क्या करते हैं, इस स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास जो है वो होता किस तरह का है। कहता है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, हमें रिजल्ट्स क्या क्या मिलते हैं। तो उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमें मिलता है, हमें नंबर ऑफ आइसोटोप मिलते हैं, कितने आइसोटोप हैं। दूसरा हमें मिलता है कि उनकी आइसोटोप की मैस कितनी है और उनकी अबंडेंस कितनी है, अमाउंट कितनी है उनकी। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें मिल गई, और चौथी चीज हम डिस्कस नहीं करते, वो है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हायर लेवल पे पढ़ते हैं।
तो ये तीन चीजें हम क्या करते हैं इसे क्या नाम है एक्सपेरिमेंट से गेन करते हैं। एक तो नंबर ऑफ आइसोटोप का पता चल जाता है, दूसरा हमें मास का पता चलता है, और तीसरी उसकी अबंडेंस का पता चल जाता है। तो हम अपरेटस जो है वो कौन कौन सी चीजें इसमें यूज करते हैं। सबसे पहले वेपोरेटर यूज करते हैं। आयनाइजिंग चैम्बर है, नेगेटिवली चार्ज ग्रिड है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेटर है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, डिटेक्टर है, इलेक्ट्रोमीटर है, और एम्पलीफायर और रिकॉर्डर है। तो ये सारी चीजें जो है वो यूज होती हैं, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। तो मैं एक दफा डिटेल के साथ बताता हूँ, फिर हम एक दफा इसको ब्रीफ बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं वेपरेशन, वेपरेट करते हैं सैंपल को। सैंपल को क्या करते हैं, वेपरेट करते हैं, और जो प्रेशर रखा जाता है बहुत ही कम प्रेशर रखा जाता है जब वेपरेशन की जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि ताकि जो है वो सैंपल के अंदर जो वेपराइज पार्टिकल है उसके, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मतलब सस्पेंडेड रहे उसमें। ये ना हो कि वो बहुत ज़्यादा उनकी जो मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, जिससे हम क्या कर सकेंगे, उनको जो है आयनाइज नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से प्रेशर को कम रखा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, उन सैंपल को हम आयनाइजिंग चैम्बर के अंदर डाल देते हैं। यहाँ से सैंपल को एंटर करते हैं, और सैंपल जब यहाँ से एंटर होता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उसके ऊपर जो है वो आयनाइजिंग चैम्बर लगा होता है। आयनाइजिंग चैम्बर क्या करता है, ये देखें सिंपल है, हीटर आयन वेपराइज सैंपल। तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह ये जो है इस तरह जो है क्या होती है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन गन होती है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहे होते हैं, और नीचे जो होता है वो वेपराइज सैंपल होता है। ठीक है। वेपराइज सैंपल में से जब इलेक्ट्रॉन अगर हिट करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो सैंपल जो होता है वो उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, वो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज में आयन में तब्दील हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है देखें जरा, आयनाइजिंग चैम्बर में जैसे ही हम एंटर करते हैं वेपर्स को, तो वहाँ पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं उसके साथ हिट करते हैं, और वेपर जो होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। वेपर क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। और वे ये वाला जो वेपर होते हैं वो क्या होते हैं, वो मे बी सिंगल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वेपर्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं, और उनकी जो मैस होती है वो हर एक की डिफरेंट होती है, लेकिन जो चार्ज होता है सबके ऊपर सेम होता है। चार्ज क्यों सेम होता है, चार्ज इसलिए सेम होता है चूंकि आइसोटोप के ऊपर जो एटॉमिक नंबर होता है सबका सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो ये सब एक जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कम या ज्यादा नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देखें, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो है उसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, तो ये पॉजिटिव ही चार्ज आएगा, लेकिन उसकी जो मैस होती है हर एक में 1 2 3 इनकी हर एक की मैस डिफरेंट होती है। तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। तो जब ये पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आने के बाद क्या होता है, अब ये पॉजिटिव थोड़ा सा इसको मजीद डिटेल देख लेते हैं जरा, फिर क्या होता है वो भी देखते हैं जरा। देखिए जरा, हमारे पास क्या होता है, एक मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एटम है। ये देखें, एक एटम है जो कि हम क्या कर रहे हैं, हम नियोन गैस है उसका एटम हमने एंटर करवाया है इसके अंदर। तो होता क्या है कि ऊपर से इलेक्ट्रॉन गन आती है, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके एटम के ऊपर हिट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसको हिट करेंगे तो होगा क्या कि वो जो है वो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निकल जाएंगे। होता कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये पीछे से आने वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ हिट करेंगे, और ये क्या करेगा कि इसके ऊपर जो इसके ऊपर चार्ज है वो पॉजिटिव आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये वैसे बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो ये वाला जब इलेक्ट्रॉन इसमें नॉकआउट होगा इसमें से, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज का आगे वर्किंग होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला नॉकआउट हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन ये वाला निकला है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये पहले जो हमने स्टार्ट में यूज किया था वो है। इसी तरह से मजीद अगर इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे तो मजीद उसमें से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या करते हैं, एक्सेलरेशन होती है और रिडक्शन होती है। एक्सेलरेशन क्या होती है वो हम देख लेते हैं। कहते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव आयन आया है, हम उसको क्या करेंगे, उसके आगे जो है वो लगे होते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास दो जो है वो प्लेट्स लगी होती हैं। ठीक है। एक के ऊपर पॉजिटिव होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इनको जो है वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वोल्टेज होता है इनके पास। ठीक है। जैसे ही वोल्टेज को ऑन करते हैं, होता क्या है कि ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वह काम करना शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं, जो यहाँ पे पॉजिटिव जो हमारे पास आयन होते हैं वो एकदम से क्या हो जाते हैं, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, एकदम से वो जो है एक्सेलरेट कर जाता है। जिस तरह गाड़ी के हमारे पास एक्सेलरेटर होता है ना, वो हम पाँव रखते हैं तो एकदम से गाड़ी का एक्सेलरेटर जो है वो क्या होता है, शुरू हो जाता है, मूव करना शुरू कर देता है। तो वो यहाँ पे भी वैसे ही है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो क्या होता है, पॉजिटिव एकदम से नेगेटिव की तरफ मूव कर जाता है।
तो यहाँ पे जो वोल्टेज रखा जाता है बहुत ज़्यादा वोल्टेज रखा जाता है। हम घरों में जो है वो 220 वोल्टेज यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो कहता है कि जैसे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो परफोरेटेड हमारे पास एक्सेलरेटिंग प्लेट्स होती है। परफोरेटेड क्यों होती हैं? क्योंकि देखिए प्लेट्स हैं, प्लेट्स के अंदर हमारे पास सुराख होते हैं इस तरह। ठीक है, ये प्लेट्स होते हैं, उनके दरमियान में सुराख मौजूद होते हैं। तो होता क्या है कि वो इलेक्ट्रो आयन जो होते हैं, आयन जो होते हैं, जब उसके साथ टकराते हैं आगे तो उस प्लेट्स में से आगे पास कर जाते हैं, आगे पास कर जाते हैं उस प्लेट्स में से। जब वो उसमें प्लेट में से आगे पास कर जाता है तो उसके आगे जो है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या करता है, राइट हैंड रूल से, फिजिक्स के अंदर राइट हैंड रूल से जो है हम क्या करते हैं, वो उसको एक सर्कल में रोटेट कर देता है आइंस को, और वो उस सर्कल के साथ जो है वो वहां पे आगे इलेक्ट्रोमीटर लगा होता है जहाँ पे वो डिटेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो दोबारा से फिर देख लें, द पॉजिटिव आयंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट। बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो नेगेटिव प्लेट के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, और एक्सेलरेट होने के बाद जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है वो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, मतलब इस परफोरेटेड में से पास हो जाते हैं। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसमें सर्कुलर पाथ है, उसके अंदर रोटेट करते हैं, तो ये इस तरह जो है वो क्या हो जाते हैं, आयन सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो ये आप लोग बड़ा आसान है, जो वर्डिंग मैंने लिखी है आप लोग समझ सकते हैं इसको। उसके बाद सवाल आया मैथमेटिकल रिलेशन बताया आप लोग मैथ टू चार्ज रेशियो का, तो ये आप लोगों के पास मैथमेटिकल रिलेशन है, इसके बारे में डिटेल नहीं बताएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एस जो है मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो आप लोगों के पास है यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड के बाद जो है यहाँ पे जो आके जो है वो आयन सब सेपरेट होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर होता है, वहाँ पे वो क्या करता है, हर आयन जो है वो माइन्यूट सा करंट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमीटर उन आयंस को जो है वो कलेक्ट करता है, एम्पलीफाई करता है, और उसके जो है वो क्या करता है, आगे टेबल के अंदर जो है वो चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ा देता है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो समरी देख लें जरा इसकी, जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास जो क्या होते हैं कि इनके जैसे ही ये आगे मूव करते हैं सैंपल के अंदर, तो हमारे पास इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जैसे आयनाइज होते हैं। तो आयनाइज होने के बाद हमारे पास जो है वो क्या होता है, इसी तरह से आगे मूव करते जाएंगे। दो स्लिट लगी होती है, तो स्लिट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जैसे ही ये स्लिट एकदम से पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्लिट के पास जाता है, एक्सेलरेट करता है और इसमें से पास हो जाता है। आगे मैग्नेट मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट क्या कर देता है, उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा देता है। तो ये इस तरह जो हमारे पास ये वाले आगे डिटेक्टर लगा होता है और ये सारी चीज़ें हैं। तो एक दफ़ा फिर से दोबारा से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ज़रा, सबसे पहले होता क्या है कि सैंपल एंटर किया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। इलेक्ट्रॉन गन जो होती है वो क्या करती है, उस सैंपल को आयनाइज कर देती है, सैंपल को आयनाइज कर देती है। उसके बाद आगे दो स्लिट लगी होती है, परफोरेटेड स्लिट लगी होती हैं, और ये क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों प्लेट्स होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जैसे ही वोल्टेज देते हैं इसको 500 टू 2000 जो है वोल्टेज देते हैं, तो ये पॉजिटिव जो होता है एकदम से इसके पास जाता है, एक्सेलरेट करता है, और यहाँ से जो है वो स्लिट से गुजर जाता है। आगे लगा होता है मैग्नेट, मैग्नेट जो होता है बहुत हैवी मैग्नेट लगा होता है। मैग्नेट क्या करता है, इस पॉजिटिव आयन को क्या कर देता है, इसको सर्कुलर पाथ में रोटेट कर देता है। सर्कुलर पाथ में जब रोटेट करता है तो वहां पे आगे इलेक्ट्रोमीटर लगा होता है जो कि कलेक्ट करता है उसको आयंस को, और जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतनी ज्यादा हमारे पास जो है पीक्स के लिहाज से हमारे पास जो है वो उसकी अबंडेंस और उसकी मैथ हमें देख सकेंगे हम उसको कंप्यूटर के ऊपर। तो सवाल भी है, वो कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमीटर। तो इलेक्ट्रोमीटर का क्या फंक्शन होता है, वो जो आयन आ रहे होते हैं उसको कलेक्ट करता है, उसको एम्पलीफाई करके उसको एक ग्राफ में तब्दील करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो कहता है कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमीटर करंट इज प्रोड्यूस प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस फॉलिंग ऑन दैट, कि जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उतना ज्यादा उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, और इस तरह रिलेटिव अबंडेंस भी हमारे पास जो है वो ज्यादा आएगी और पीक भी ज्यादा आएंगे ग्राफ के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कहता है कि अगर हम ये सारा प्रोसेस जो है, चूंकि कार्बन स्टैंडर्ड रख के हम देखते रहे पीछे, तो कहता है सारा प्रोसेस जो है वो कार्बन के ऊपर भी अप्लाई करें, उसके आइसोटोप को देखें, और उसके बाद जो है फिर जो उसको यूज करते हुए बाकी डिफरेंट एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर करें डिफरेंट मैसेज को। तो इस तरह जो है हम क्या करते हैं, डिटेक्टर को जो है करंट जो हमारे पास आता है, करंट स्ट्रेंथ आते हैं, हम उसको एम्पलीफाई करते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर। इस तरह हमारे पास ग्राफ आता है, इस तरह हमारे पास पीक आती है, और पीक से हम क्या करते हैं, उनकी अबंडेंस को निकाल लेते हैं, और अबंडेंस के बाद उनकी मैसेज को भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास मैसेज आई हुए हैं, ये नहीं है उनकी मैसेज है, हम क्या है हमारे पास है, ये उनकी मैस है,
नियोन की हमारे पास है नियोन की 20, 21, 20, ये 3 है। और ये अबंडेंस है उनकी। अबंडेंस का मतलब है उनकी अमाउंट जो है उनके अंदर जो है। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा भी होता है कि हमारे पास डिफरेंट जो है बहुत सारे आइसोटोप मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1, 2 है, 1, 3 है, क्या नाम है 1, 2 है। तो अब 3 हाइड्रोजन है और 3 हमारे पास आइसोटोप है उसके हाइड्रोजन के। हमें नहीं पता कि कौन सा कितनी अमाउंट में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, हमें ये वाला आइसोटोप चाहिए H12 वाला। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट जो है वो मजीद जो है मेथड यूज करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं उन आइसोटोप को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये मेथड है, आप लोग इनसे जो है वो क्या कर सकते हैं आइसोटोप को क्या नाम है हाइड्रोजन के आइसोटोप को डिफरेंट आइसोटोप को सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो लास्ट पे टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। मैंने पहले भी बताया तमाम आइसोटोप की मास को प्लस किया जाता है, उनकी एवरेज निकाली जाती है। जो एवरेज होती है उसको हम लिटरेचर में बुक्स में यूज करते हैं, पीरियोडिक टेबल में भी यूज करते हैं। तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास जो है वो निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है। और एग्जांपल देख ले तो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है क्लोरीन है। तो क्लोरीन की मास हमारे पास 35 है, 37 है। तो दोनों की मास 35 है और उसके साथ उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे मास और अबंडेंस और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। जो मास आई है देखें आप लोग जो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं वो ये वाली मास होती है क्लोरीन की। तो इस तरह जो है आप लोगों के पास देखें जरा, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आइसोटोप। नंबर ऑफ आइसोटोप के ऊपर डिपेंड करती है और उनकी नेचुरल अबंडेंस जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। एवरेज एटॉमिक मास होती है। इसी तरह एग्जांपल आप लोगों की बुक में दी गई है, तो आप लोग देखना चाहते हो देख लें ज़रा कि एवरेज एटॉमिक मास जो है हमारे पास जो है वो किसके बराबर होगी। हम क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 90.90 है, ठीक है। ये हमारे पास उसकी परसेंटेज आ गई और ये इस तरह, एक मिनट, ये होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 90.93 है, प्लस कर देंगे हमारे पास जो है वो क्या आएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 0.26। और उसके बाद आएगा जी आप लोगों के पास प्लस करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 8.82 और डिवाइडेड बाय 100 पे डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा 20.18 आएगा। तो यही यही सवाल वो पूछता है कि नो इंडिविजुअल नियॉन, कोई इंडिविजुअल नियॉन जो एटम जो है उसकी मास जो होती है वो 20.18 नहीं होती। क्यों नहीं होती, ऐसी क्या वजह है? तो ये आप लोगों ने उसका आंसर लेना है, क्या देना है कि आप लोगों ने relative atomic mass of neon comes to be 20.18 AMU, so 20.18